अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, जिसमें हम अभी चैप्टर नंबर 1 में वी लर्नड कि इंडियन ब्रिटिश राज जो 200 साल तक था लगभग, वो लोग हमें लूट कर चले गए थे। हमारी कैसी बुरी कंडीशंस थी, क्या थोड़े बहुत फायदे भी हुए हमें उनके राज से। तो ये सारी चीज़ें वी गॉट टू नो इन द प्रीवियस चैप्टर। इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू नो कि 1950 से 1990 इस दौरान हमने कैसे उस गरीबी रेखा, इतनी गंदी कंडीशन से, इतने पुअर वर्स्ट कंडीशन से हमने अपने आप को कैसे रिवाइव किया, दैट वी आर गोइंग टू नो एंड दीज आर द टेबल ऑफ कंटेंट्स हियर। नाउ इंट्रोडक्शन। इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? इकोनॉमिक सिस्टम होती है वैसी अरेंजमेंट जिसके अंदर हमारी जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है इकोनॉमी की, वो सॉल्व करी जाती है। अब सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती है इकोनॉमी की? वो होती है 3 तरीके की: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में हम ये सोचते हैं कि कितनी क्वांटिटी में क्या चीज, क्या सर्विस हमें प्रोवाइड करनी है, वो चीज व्हाट टू प्रोड्यूस में आती है। हाउ टू प्रोड्यूस, अब हाउ टू प्रोड्यूस में होता है कि हमें कौन सी टेक्निक अपनानी चाहिए अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। वो 2 तरीके की टेक्निक्स हो सकती हैं: लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स, यानी जिसमें लेबर ज़्यादा हो एज द नेम सजेस्ट, या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक जिसमें कैपिटल ज़्यादा हो। कैपिटल यानी मशीनें वगैरह आप ज़्यादा लगा रहे हो और लेबर कम लगा रहे हो। फॉर होम टू प्रोड्यूस यानी हमें डिसाइड करना है अपनी इकोनॉमी में जो जितने भी लोग हैं, हम किस सेक्शन के लिए ये चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दैट ऑल्सो काउंट्स। तो ये 3 प्रॉब्लम्स को जब हम सॉल्व करने की टेक्निक अरेंजमेंट करते हैं, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक सिस्टम। नाउ टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। अब कितनी टाइप की इकोनॉमिक सिस्टम है? नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट दैट। 3 टाइप की इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं। पहला है कैपिटल इकोनॉमी, दूसरा सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड तीसरा मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटल इकोनॉमी में बेसिकली जितनी भी प्रोडक्शन है वो ओन, यानी जो संभालता है, कंट्रोल कौन करता है, ऑपरेट कौन करता है, वो प्राइवेट सेक्टर करता है। प्राइवेट सेक्टर मतलब आम आदमी, जितने भी लोग हैं मार्केट में, जो सब हैं, जितनी भी चीजें हैं वो अपने आप करेंगे मार्केट एंड डिमांड के ऊपर। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई की मतलब डिपेंड करता है मार्केट में कोई चीज कितनी चल रही है, तो उसी की डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपने प्रॉफिट्स कमाएंगे। स्टेट जो है, गवर्नमेंट जो है, वो इंटरफेयर नहीं करती है इसमें। इस सिस्टम में जो इवन मान लो अगर किसी को कोई बीमार आदमी है, उसको मेडिसिन चाहिए, जब तक वो कमाता नहीं है, चाहे कितना ही अर्जेंट हो, वो खुद ही कमा के मेडिसिन परचेज करेगा। गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी उनके उसके लिए, हक के लिए, ठीक है, उनकी हेल्थ के लिए या कुछ भी के लिए। ठीक है, तो वो आपके उसमें चला जाता है। हाउ टू प्रोड्यूस में आता है इसमें। ये तो फॉर होम टू प्रोड्यूस था कि यानी लोग खुद कमाते हैं अपनी इनकम के हिसाब से, वगैरह वगैरह, लोग गुड्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस में होता है कि इसमें कोशिश ये होती है कि अगर लेबर यानी आदमी जो है, काम पे वर्कर्स हमें सस्ते मिल रहे हैं, तो हम लेबर इंटेंसिव चुन लेंगे। और मान लो लेबर्स वर्कर्स लेने महंगे पड़ रहे हैं, और ये जो मशीन्स वगैरह वो काफ़ी इजीली सस्ते सस्ते उसमें चीप रेट्स में बहुत जल्दी कर रही हैं, तो हम कैपिटल इंटेंसिव। तो डिपेंड करता है उस पर्सन पे ही कि वो कौन से यूज़ करे। तो प्राइवेट सेक्टर ही कंप्लीटली ओन करता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका में, ठीक है, यूएसए में ऐसा होता था, है है भी। ओके, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब ऐसी टाइप की इकोनॉमी अगर आपको पता हो तो यूएसएसआर, रशिया से का पहला नाम, जिसके अंदर और भी कई नेशंस इंक्लूडेड थे, वहां पे ये सोशलिस्ट इकोनॉमी को काम किया जाता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी तब उस टाइम पे वहां पर थी। इसका क्या कहना था कि जितनी भी चीजें हैं, चाहे जितनी भी प्रोडक्शन की चीजें हैं, चलाना है, कैसे क्या बनाना है, सब कुछ गवर्नमेंट करेगी, प्राइवेट सेक्टर नहीं करेगा। तो इसमें जो व्हाट ये 3 प्रॉब्लम्स है अपनी सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, ये कैसे सॉल्व होती है? बेसिकली व्हाट टू और हाउ टू में दोनों गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि क्या बनाना है, कितना बनाना है, कैसे बनाना है। ठीक है, किसके लिए बनाना है? अब लोगों की हेल्थ केयर के लिए का ध्यान फिर गवर्नमेंट ही रखेगी। जैसे यूएसए में जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी उसमें फर्क नहीं पड़ता, आपकी इनकम पे डिपेंड करेगा, लेकिन यहाँ पे जो है गवर्नमेंट पे वो जिम्मेदारी आ जाती है। थर्ड टाइप ऑफ इकोनॉमी इज मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों प्राइवेट सेक्टर यानी आम आदमी और पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट वगैरह, ये दोनों अपना अलग अलग रोल प्ले करेंगे। कुछ चीजें जो मान लो बेसिक नेसेसिटी की हैं और जो प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता, नहीं उतना प्रोमिनेंटली जो है प्रोवाइड कर सकता, वो
गवर्नमेंट करेगी और बाकी चीज़ें जो प्राइवेट अच्छे से बना सकते हैं वो प्राइवेट सेक्टर करेंगी इस टाइप की इकोनॉमी में। अब इंडिया ने कौन-सी इन अब ये 3 इकोनॉमिक सिस्टम थे, इंडिया ने कौन-सी अडॉप्ट करी? इंडिया ने अडॉप्ट करी मिक्स्ड इकोनॉमी यानी दोनों गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों इसे अपना सकते हैं। कुछ लीडर्स सोशलिस्ट इकोनॉमी के उसमें थे कि हमें सोशलिस्ट इकोनॉमी अपनानी चाहिए, कुछ लोग थे कैपिटलिस्ट में। लेकिन जवाहरलाल नेहरू हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और इंडिया जैसे देश में जहाँ इतना लूट कर जा रखे हैं, बहुत वर्स्ट कंडीशंस हैं, अगर लोगों के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया तो इस देश का मतलब लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव नहीं हो सकती है, तो स्टेट को इंटरफेयर करना पड़ेगा और स्टेट इतना भी इंटरफेयर नहीं कर सकती कि वो लोगों को आज़ादी उनसे वापस छीन ले। तो उन्होंने तय किया कि हम मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाएँगे। नेक्स्ट वी कम टू इकोनॉमिक प्लानिंग। नाउ व्हाट इज़ इकोनॉमिक प्लानिंग? इकोनॉमिक प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज़ मेकिंग मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस यानी वो डिसीजंस लेना कि कितना, कैसे, क्या प्रोड्यूस करना है, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स थी हमारी इनके इनके ऊपर डिसीजंस लेना और डिटरमाइन करना कि इन पे कैसे काम किया जाएगा, क्या किया जाएगा। एक सर्वे करेंगे पहले, अपनी इकोनॉमी की पहले कंडीशन क्या है और उसी के अकॉर्डिंग प्लान करेंगे कि आने वाले टाइम पे हम क्या-क्या सुधार लाएँगे। दैट इज़ इकोनॉमिक प्लानिंग एंड पीसी महालनोबिस, you have to remember this name, this can come in MCQ. PC Mahalanobis आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग कहलाए जाते हैं। ठीक है, पीसी महालनोबिस। तो 2 ये पॉलिसीज़ थी जो कि आपने पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट आपके पास होगा तो यू माइट हैव रेड दिस। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेज़ोल्यूशन और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे इंडिया के पास। उनमें से देख-देख के समझ-समझ के उन्होंने प्लानिंग अपनी करी। प्लानिंग कमीशन कौन-सी? अब ये प्लानिंग कमीशन पूरी कमिटीज़ टाइप ऑफ बिठा दी कब? 1950 में। ठीक है, 1950 में प्लानिंग कमीशन सबसे पहले बनाई गई, फॉर्म करी गई एंड उनके चेयरमैन कौन थे? हमारे प्राइम मिनिस्टर ही यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और अब के आज के टाइम पे प्लानिंग कमीशन जो है इसका नाम चेंज कर दिया गया है नीति आयोग में और नीति आयोग कब आया था? 1 जनवरी 2015 में। ठीक है, अब द पर्पस इस कमीशन का वही पर्पस था कि प्लान्स बनाने इफेक्टिवली। इन्होंने सबसे पहले शुरू किए क्या? 5 ईयर प्लान्स यानी 5 साल के प्लान्स यानी अगले 5 साल में आपको क्या-क्या करके देखना है। ठीक है, अब जो 5 ईयर प्लान्स हैं उनको शॉर्ट टर्म प्लान्स भी बोलते हैं क्योंकि वो ज़्यादा 5-5 साल के ही होते हैं, हर 5 साल में नया प्लान आ जाता है। पर्सपेक्टिव प्लान होते हैं लॉन्ग टर्म प्लान्स यानी कि जो 20-20 साल तक होते हैं लगभग। तो इन 20-20 सालों के प्लान के अंदर ये 5 ईयर के प्लान आते हैं। बाकी जो लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं उनको पर्सपेक्टिव प्लान्स बोलते हैं। गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स यानी कि इन 5 ईयर प्लान्स को जब भी कंस्टिट्यूट करते हैं, जब भी बनाते हैं, तो कुछ गोल्स होते हैं, उन्हीं के आधार पर, उन्हीं के दायरे में रखते हुए हम अपने जो 5 ईयर प्लान्स बनाते हैं। ठीक है? इसका पर्पस होता है कि जो वीकर यूनिटी रिच की प्रॉफिट उठाए, वीकर सेक्शंस को भी अपना हक, अपना लेवल बढ़ाने का मौका मिले। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1 अप्रैल 1951 कमीशन बनाई 1950 में और जो फर्स्ट प्लान है वो आ गया था 1 अप्रैल 1951 में, जो कि अगले 5 साल बाद एंड हुआ 31 मार्च 1956 में। ठीक है? अब इट वाज़ लॉन्च्ड फॉर ओके 12th 5-year plan of the government of India was India's last 5-year plan. In between these years, some annual plans were ऑल्सो इंट्रोड्यूस। तो 12th 5 ईयर प्लान जो था वो लास्ट था, उसके बाद क्या आ गया? नीति आयोग आ गया, तो इसको रिप्लेस कर दिया नीति आयोग ने। काम दोनों का वही है, बस नाम चेंज कर दिया ताकि थोड़ा और स्ट्रॉन्गर आउटलुक उस चीज़ को दे पाएँ। नाउ इनके बेसिक गोल्स क्या थे? पहला ग्रोथ, मॉडर्नाइज़ेशन, ग्रोथ मतलब आगे बढ़ना, मॉडर्नाइज़ेशन मतलब समय के हिसाब से मॉडर्न टेक्निक्स वगैरह यूज़ करना, सेल्फ रिला और सोच को भी मॉडर्नाइज़ेशन करना। सेल्फ रिलायंस यानी खुद पे डिपेंडेंट रहना, किसी और कंट्री से पे डिपेंडेंट या गुलामी टाइप ऑफ वापस से नहीं करना। इक्विटी यानी सबको इक्वल हक देना। इक्वल हक का मतलब है कि इक्वल दर्जा देना, यानी वीकर मान लो बहुत वीक है तो उनको कुछ ज़्यादा सपोर्ट एज़ कम्पेयर टू रिच को जितना सपोर्ट दे रहे हैं, उससे कई गुना ज़्यादा हम पुअर को देंगे ताकि वो अपने उस लेवल पे आ सके। दैट इज़ इक्विटी एंड दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड इक्विटी। इक्वालिटी मतलब सबको इक्वल हक देना, इक्विटी मतलब जो वीकर हैं उनको थोड़ा और सपोर्ट देना ताकि वो तो अपने लेवल पे
आ पाएँ, ठीक है? तो ये 4 टाइप की हो गई। सबसे पहले आते हैं ग्रोथ पर, ठीक है? अब ब्रिटिश रूल के बाद जो इकोनॉमी थी वो स्टैग्नेंट मतलब एक सीध में थी, यानी वो बढ़ नहीं रही थी, ठीक है? तो ग्रोथ का मतलब होता है कंट्री की, मतलब कितने ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज़ हमारी कंट्री में प्रोड्यूस हो पा रहे हैं, क्योंकि जितना गुड्स एंड सर्विसेज़ प्रोड्यूस होएगा, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज़ होएगी, ठीक है? अब ग्रोथ का मतलब रेफ़रेंस वो क्या किन-किन चीज़ों से ले सकते हैं? यानी कि आप कैपिटल, मशीनरी वगैरह आपने और ज़्यादा अच्छे तरीके से ले आए, ठीक है? ट्रांसपोर्ट या बैंकिंग आपकी कंट्री का इम्प्रूव हो गया, या आपकी कैपिटल एंड सर्विसेज़ जो है और ज़्यादा अच्छे टेक्नीक से हम लोग कर पा रहे हैं उन्हें, ठीक है? तो ग्रोथ को इंडिकेट किसी भी इकोनॉमी में कौन करती है? जीडीपी करती है। यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, वो डिटरमाइन करती है कि अपनी कंट्री की ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। तो जीडीपी जो है वो मार्केट वैल्यू होती है कि 1 साल के अंदर-अंदर कितने गुड्स एंड सर्विसेज़ प्रोड्यूस हुए हैं। जैसे इस साल मान लो 5 करोड़ हुए हैं, तो अगले साल अगर 6 करोड़ हुए हैं, तो हमारी जो ग्रोथ है वो हुई है, ठीक है? तो जीडीपी जो है वो 3 सेक्टरों से पता चलती है। इन सब की ग्रोथ से पता चलती है अपनी कंट्री की जीडीपी। तो कुछ कंट्रीज़ में एग्रीकल्चरल सेक्टर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, तो कुछ में सर्विस सेक्टर करता है। नाउ ये बताया जा रहा है कि 1990 में जो सर्विस सेक्टर है, उधर 40.59% की जो है जीडीपी, मतलब जीडीपी पता चली, ठीक है? तो इससे यूँ पता चल रहा है कि सर्विस सेक्टर का कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हुआ, किसके कारण? ग्लोबलाइज़ेशन के कारण, यानी जब हम दूसरी कंट्रीज़ से भी एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट करने लग गए। नेक्स्ट इज़ मॉडर्नाइज़ेशन। मॉडर्नाइज़ेशन का मतलब होता है कि लोगों के स्टैंडर्ड के हिसाब से जैसे-जैसे बढ़ रहे हैं, वैसे-वैसे इकोनॉमी भी अपनी बढ़ रही है। दिस इंक्लूड्स अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, यानी कोई भी नई चीज़ आई है, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन में एचवाईवी सीड्स आए थे, तो हमने उसको एडॉप्ट किया, ठीक है? तभी हमारी इकोनॉमी की और ज़्यादा ग्रोथ हुई, जीडीपी की में ग्रोथ हुई, सब चीज़ों में ग्रोथ हुई, राइट? तो हम अपनी जो न्यू टेक्नोलॉजी वगैरह कुछ भी आ रहे हैं, उनको एडॉप्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा बाहर की दुनिया में क्या-क्या नई चीज़ें, अच्छी-अच्छी चीज़ें आ रही हैं। नेक्स्ट इज़ चेंज इन सोशल आउटलुक, यानी कि हम देख पा रहे हैं, जैसे कि सोच में बदलाव ला पा रहे हैं, जैसे कि वुमेन्स को अपना अधिकार ज़्यादा मिलना चाहिए। क्या अपनी कंट्री उनको वो हक दे पा रही है? क्योंकि वुमेन में भी वो पोटेंशियल, क्योंकि अगर आप मेन की पोटेंशियल ले रहे हो, तो आपकी कंट्री इतनी ग्रो नहीं करेगी। तो आप उस सोच में भी आपको मॉडर्नाइज़ करना चाहिए अपने आप को। सेल्फ रिलायंस, यानी हम किसी दूसरे कंट्री से किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करेंगे। जितना हम अपनी रिसोर्सेज़ को यूज़ करेंगे, हम उतना ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। इसीलिए हमने सेल्फ रिलायंस वाली पॉलिसी को अपनाया, टू रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंस, टू अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस, यानी फॉरेन कोई दूसरी कंट्री अपनी इंटरफेयर भी नहीं कर पाए। यूँ नहीं कि हमने 5 ईयर प्लान्स बनाए हैं, हम खुद कर लेंगे किसी और की इंटरफेरेंस, या पता चले कभी कब कब हम किसी और पे डिपेंडेंट रह के उनके गुलाम बन जाए, ऐसी चीज़ नहीं चाहिए। नेक्स्ट इज़ इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है कि जो बेनिफिट्स हैं वो हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को मिले, चाहे वो रिच हो चाहे पुअर हो। और इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ, यानी लोगों की अलग-अलग, यानी रिच बिकम्स रिचर एंड पुअर बिकम्स पुअरर, ऐसे वाली कंडीशन ना आए। तो अब हम आते हैं एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ट्रेड वाले सेक्टर्स पे, कि वहाँ पे ये 4 गोल्स को कैसे अचीव किया जा रहा था, इनके लिए क्या काम किया जा रहा था इन सेक्टर्स में, एंड एवरीथिंग। सो सबसे पहले आते हैं एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में हमने प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ लिया कि कॉलोनियल रूल में कैसे ज़मींदारी सिस्टम था, एक्चुअल टिलर्स से, मतलब जो टिलर्स हैं उनसे कितना ज़्यादा लगान लिया जाता था, एंड एवरी सॉर्ट ऑफ डिसएडवांटेजेस विद द पीपल वर्किंग इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर, जिसके कारण एग्रीकल्चरल सेक्टर काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन भी हुआ और हमें यूएसए से फूड इंपोर्ट करवाना पड़ा। मतलब इतनी पुअर कंडीशंस थी, जबकि 70 to 75% पॉपुलेशन एग्रीकल्चरल सेक्टर में ही इन्वेस्टेड थी। फीचर्स और प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर, यानी क्या दिक्कतें आई कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में ऐसी क्या प्रॉब्लम्स थी उस टाइम पे, जो हमें यूएसए से इंपोर्ट करना पड़ा, ऐसा क्या हो रहा था एग्रीकल्चरल सेक्टर में? सो फर्स्ट इज लो प्रोडक्टिविटी, यानी कि जितनी प्रोडक्शन किसी भी व्हीट, राइस, किसी भी उसकी होनी चाहिए, ग्रेन वगैरह या किसी भी चीज़ की एग्रीकल्चरल सेक्टर में
प्रोडक्शन जो होनी चाहिए थी वो बहुत ही ज़्यादा लो थी, बहुत कम प्रोडक्शन हो रही थी क्योंकि लोगों के पास नॉलेज नहीं थी कि कैसे उस एग्रीकल्चरल सेक्टर में वो अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। सेकंड इज़ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी एक ही मान लो एक खेत है, वहाँ पे नीडेड है 5 वर्कर्स की, लेकिन वहाँ उनमें ऐसे फैमिली या बोलो या ऐसे लाइक फैमिली में बाकी सारे मेंबर्स भी काम करने लग जाएँ, ये वो, ऐसे करके 8 मेंबर्स उस खेत में लगे हुए हैं। तो खेत में ज़रूरत तो 5 की थी, लेकिन लगे 3 है ना, तो वो तीनों की डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी असलियत में तो वो अनएम्प्लॉयड ही है। भले ही उन्हें एम्प्लॉयड कह लो, लेकिन असलियत में तो वो अनएम्प्लॉयड हैं, और ये बहुत ज़्यादा भयंकर चीज़ मतलब चल रही थी 1950 से 1990 के टाइम में। हेवी डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल, अब पानी के लिए भी तो पैसा चाहिए, इतना ज़्यादा पानी सर्कुलेट करने के लिए, तो लोग जो हैं जब रेनफॉल आती थी उसी पे डिपेंडेंट रहते थे कि रेनफॉल कब आएगी, जिसके कारण काफ़ी सारी क्रॉप्स वगैरह सूखी भी पड़ जाती थी। फोर्थ है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, यानी कि अपनी जो मतलब सेल्फ सफिशिएंट इतना उगाना कि जितना सेल्फ सफिशिएंट हो जाए। ये नहीं कि मार्केट में सप्लाई कर दें ये वो, इतना क्रॉप होता ही नहीं था उनके पास, तो वो खुद का जितना छोटा-मोटा उगा के खा सकते थे उतना करने लग गए। फिफ्थ इज आउटडेटेड टेक्नोलॉजी एज इट सजेस्ट, यानी लोगों के पास नॉलेज नहीं थी तो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी थी। सिक्स्थ इज कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड्स, अब जैसे कि हमें याद है जो लगान देते थे पहले के ब्रिटिश रूल में, अब भी यही हाल था। क्या होता था कि जो लैंडलॉर्ड जिनकी ज़मीन है और जो फार्मिंग कर रहे हैं वहाँ पे, वो अपनी ज़मीन के काफ़ी ज़्यादा पैसा लेते थे, तो वही चीज़ हो रखी थी। सेवेंथ इज स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, यानी खेत मतलब एरिया ही उगाने का बहुत कम होता था, तो लोग अपने सेल्फ सफिशिएंट के लिए ही उगाने लग गए। नाउ पॉलिसीज फॉर ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की ग्रोथ 2 पॉलिसीज पे डिपेंडेंट थी, डिपेंडेंट मतलब आगे जाके बढ़ी कैसे। फर्स्ट इज लैंड रिफॉर्म, सेकेंड इज ग्रीन रेवोल्यूशन। लैंड रिफॉर्म मतलब मान लो ये जितने भी लैंड है इनकी ओनरशिप चेंज कर देना, कि यानी इतना ज़्यादा लैंड लोग होल्ड नहीं कर पाएंगे, मतलब वो मैं अभी समझाती हूँ, ठीक है। एंड सेकंड इज ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी एचवाईवी सीड्स काफी ज्यादा यूज करना, जो आपने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा होगा, तो हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। फर्स्ट इज लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स का मतलब होता है लैंड होल्डिंग्स की ओनरशिप ही बदल देना, यानी कि अगर इस खेत अगर इस लैंड में एक इंसान काफी टाइम से लगा हुआ है, एक स्मॉल फार्मर या टेनेंट उस लैंड में, टिलर आई मीन, वो उस लैंड पे काफ़ी टाइम से लगा हुआ है, तो वो उसकी हो जाएगी एसएसएल फॉर्म करने लगे, क्योंकि लैंड ओनर्स बहुत ज़्यादा उनसे वो लेते थे कि आप अपनी मेरी लैंड पे उगा रहे हो तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा पैसा दो, ठीक है। तो उसको हटाने के लिए जो लैंड होल्डिंग्स है वो ही वो एक्चुअल टिलर्स जो हैं जो असली खेती बाड़ी करते हैं उन पे उसको देने लग गए, वो लैंड ही उनके नाम करने लग गए, ताकि जो अपना एक गोल है यानी इक्विटी उस पर सबसे ज़्यादा फोकस कर पाएँ। तो इसमें आते हैं एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स, वही बात है, यानी जो एक्चुअल टिलर्स हैं उनको लैंड दे देना। तो बेसिकली होता क्या था कि जिनका लैंड होता था, जो ओन करते थे उस लैंड को, चाहे फार्मर का प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, इतना ज़्यादा भारी उन्हें टैक्स बोलो, ऑल्दो टैक्स तो नहीं रेफर किया जाएगा क्योंकि लैंड यूज़ कर रहे हैं तो रेंट बोला जाएगा बेसिकली, बट यू है कि काफ़ी ज़्यादा उन्हें पे करना पड़ता था। और ये जो एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज है, इससे 200 लाख टेनेंट्स को ऐसे फ़ायदा हुआ, वो गवर्नमेंट के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आए। नेक्स्ट, लेकिन ये बताया गया है कि ये जो चीज़ है एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज यानी लैंड रिफॉर्म्स, ये उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाया। व्हाई? क्योंकि जो कल्टीवेटर्स हैं, जो मतलब जो लैंड ओन करते थे, वो क्या करते थे, एक्चुअल टिलर्स को वहाँ से हटा देते थे और यूँ क्लेम करते थे कि ये तो मेरा ही लैंड है, मैं ही यहाँ पे खेती-बाड़ी करता था और कोई इसका एक्चुअल टिलर नहीं है। और कुछ ना कुछ लेजिस्लेशन में वो लूप होल्स यानी गड़बड़ वगैरह कर के जो ज़मीन है वो अपने नाम ही रखने की पूरी कोशिश करते थे। और इवन ओनरशिप के को मिलने के बाद लोग इतने गरीब होते थे कि वो तब भी बेनिफिट उस लैंड से नहीं कर पाते थे। तो ये भी कुछ प्रॉब्लम्स आई लैंड रिफॉर्म्स में। सेकंड इज लैंड सीलिंग, यानी लैंड रिफॉर्म के अंदर ही पहली चीज़ थी एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज। सेकंड इज लैंड सीलिंग। व्हाट इज लैंड सीलिंग? यानी कि गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर दिया था कि इतनी लैंड की लिमिट ही आप ओन कर सकते हो, अगर इतने मीटर या सॉरी मीटर बोल रहा हूँ, इतना काइंड ऑफ बीघा बोल दो, ठीक है, इतना बीघा ज़मीन आप ओन कर रहे हो,
उतना ठीक है। लेकिन अगर इस स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा किसी भी फार्मर, किसी भी ओनर के पास ज़मीन होगी, तो वो दे दी जाएगी लैंडलेस चिलर्स को, लैंडलेस कल्टीवेटर्स को, या फिर स्मॉल फार्मर्स को। वो उस लिमिट से फालतू अगर आपकी लैंड गई तो वो दे दी जाएगी उन्हें, ठीक है? अब ये चीज़ इसलिए करी गई ताकि कुछ जो बहुत अमीर लोग होते थे, उनके पास इतनी ज़्यादा बड़ी-बड़ी बहुत ज़्यादा लैंड होती थी, तो उस डिस्पैरिटी को रिड्यूस करने के लिए ये चीज़ लाए थे, इक्विटी को बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चरल सेक्टर में। लेकिन अब ये भी फ़ेल अब कैसे करी इन्होंने, कि क्या करने लग गए, अपना जो है मतलब इस टाइम तक उन्हें बताना होता था कि कितनी लैंड है ये वो, उसे डिले करते रहते थे कि फिर देखेंगे, ये करेंगे। मतलब वो अवॉइड करते रहते थे उस चीज़ से, उस सिचुएशन से। और वो क्या करते थे कि अपना जो है उस दौरान अपनी ज़मीन उस लिमिट तक तो रखते थे, और बाकी जो एक्सीड करती थी उस लिमिट से, वो अपने जैसे मम्मी के नाम कर दिया, अपनी वाइफ़ के नाम कर दिया, अपने किसी रिलेटिव के नाम कर दिया, ताकि वो यूँ दिखा पाए कि ये इतनी स्पेसिफिक लैंड तो मेरी इस रिलेटिव के नाम है, मेरे पास बस इतनी ही है, और वो एस्केप कर पाएँ लेजिस्लेशन से। लैंड रिफॉर्म्स जो है वो सक्सेसफुल हो पाए केरला और वेस्ट बंगाल में, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने बिल्कुल उससे सख्त उस कानून से उन्होंने लैंड रिफॉर्म की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया। लेकिन दूसरी स्टेट्स ने उतना सख्तली नहीं किया इस चीज़ को, इसलिए लैंड रिफॉर्म दूसरी स्टेट्स में उतना प्रोमिनेंटली सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अब ये तो थी पहली पॉलिसी। दूसरी पॉलिसी थी ग्रीन रेवोल्यूशन। अब हमें पता है अपनी जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल स्टैग्नेंट चल रही थी, बिल्कुल एक सीट पे चल रही थी, कोई भी ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं हो पा रही थी, तो इसको हटाने के लिए लाया गया ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या मतलब था? क्या कहना चाह रहे हैं ग्रीन रेवोल्यूशन से? इसमें हुआ क्या था? यानी कि प्रोडक्शन जो है फूड ग्रेन्स की, क्रॉप्स की, बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो व्हीट और राइस का था सिग्निफिकेंटली यहाँ पे। उन क्रॉप्स की, उन ग्रेन्स की प्रोडक्शन को बढ़ाना। हाउ? बाय यूजिंग हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, जिनको मिरेकल सीड्स भी बोला गया था। यानी वो ऐसे टाइप के कुछ सीड्स थे जिनके कारण प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में हो पा रही थी। पता नहीं कैसा मिरेकल था, ठीक है? तो इसको बोलते थे ग्रीन रेवोल्यूशन, जब ऐसे टाइप के सीड आए, ऐसी टाइप की टेक्नोलॉजी इंडिया में आई। इस नई स्ट्रैटेजी को हम मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है? अब ये बताया जा रहा है कि 1967 से 68 में जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है, वो लगभग 28.8% ज़्यादा बढ़ गई पिछले साल से। तो पिछले साल से 67 से 68 तक इतनी ज़्यादा जो है ग्रीन प्रोडक्शन बढ़ गई। हाउ? ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन, HYV सीड्स। अब ये सीड्स इतने ज़्यादा हेल्पफुल क्यों रहे? क्योंकि ये सीड्स उन जगह यूज़ करे जा सकते थे जहाँ पे वाटर सप्लाई उतना नहीं है, ड्रेनेज है, सूखा पड़ गया, ये हो गया। वहाँ पे इन HYV सीड्स को मोर प्रोमिनेंटली हम यूज़ कर सकते थे ताकि वहाँ की प्रोडक्शन बढ़ जाए। अब ऑर्डिनरी सीड्स में तो काफ़ी कम केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स वगैरह हमें यूज़ करने पड़ते हैं। उन पे इतने ज़्यादा कीड़े नहीं लगते हैं। लेकिन ये जो HYV सीड्स थे, अब ये कुछ इतना ज़्यादा इनसे प्रॉफ़िट है, तो ऑफ़ कोर्स कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होगी। इसमें कीड़े ज़्यादा जल्दी लगते थे, ज़्यादा जल्दी मल्टीप्लाई वगैरह होते थे, है ना? तो उसके लिए फर्टिलाइज़र्स लगभग 4 टू 10 टाइम्स ज़्यादा यूज़ होने लग गए। यानी छोटे-छोटे एरिया में ही इतनी ज़्यादा जो है पेस्ट लग जाते थे, ठीक है? तो उसके लिए पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स भी अफ़ोर्ड करने मतलब की फैसिलिटी होनी चाहिए थी। तो इंडियन फार्मर के पास इरिगेशन फैसिलिटीज़ यानी पानी वगैरह ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, लैंड होना चाहिए सफिशिएंट अमाउंट का, है ना? तो ये इरिगेशन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए और फाइनेंशियल रिसोर्सेज़, जिससे कि वो फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स अच्छे अमाउंट का खरीद सकें, उसके लिए भी जो है इंडियन फार्मर को चाहिए था। इंडिया अब जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो 2 फेज़ में बढ़ गया। फर्स्ट फेज़ में मिड 60s से मिड 70s में फ़ायदा लगभग जो एफ्लुएंट स्टेट्स हैं जैसे कि पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इनको ही ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि ये व्हीट ग्रोइंग रीजन्स हैं और यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है ना? लेकिन मिड 70s से मिड 80s में सेकंड फेज़ जब आया, तो वो और ज़्यादा स्टेट्स में भी फैल गई और ज़्यादा, बस व्हीट और राइस नहीं, थोड़े और क्रॉप्स में और भी बढ़ गई। अब इम्पॉर्टेंट इफेक्ट्स यानी ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद क्या हुआ? फर्स्ट इज अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस, यानी कि सेल्फ कंजम्पशन नहीं, मार्केट में भी बेच पाए इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाना।
सेकंड इज बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स, यानी कि अगर मान लो कोई पुअर कंडीशंस हैं गवर्नमेंट में या कुछ भी है, तो मतलब गवर्नमेंट जो है वो सेव कर सकते हैं, यानी आगे जाके कभी क्रिसिस आएगा या कुछ भी प्रॉब्लम में आएंगे, जब हम शॉर्टेज ऑफ फूड रहेगा, तो इस फूड ग्रेन्स को हम स्टोर कर लेते हैं ताकि आगे ज़्यादा आगे के टाइम में काम आए। तो ये बफर स्टॉक के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा। बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप्स, यानी जो कम कमाते हैं, कम मतलब लो इनकम ग्रुप्स हैं, बेसिकली उनको भी काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होने लग गया, तो उनको भी काफ़ी प्रॉफिट होने लग गया। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन में अब इतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ हो रही है, फिर बुरी चीज़ क्या है? वही जो हमने पढ़ी थी, यानी रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक। ठीक है, कीड़े लग जाना। सेकंड इज रिस्क ऑफ इंक्रीज इन इनकम इनक्वालिटीज। क्यों? क्योंकि HYV सीड्स काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते थे। इसमें पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा, इनको खरीदने के लिए काफ़ी कॉस्टली होते थे। ठीक है, तो स्मॉल फार्मर्स, अब बिग फार्मर्स तो काफ़ी इजीली अफोर्ड करके अपनी प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते थे, लेकिन जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो वही फिर रह गए स्मॉल, वही वो कुछ नहीं कर पाए इस कंडीशन में, है ना, अगर उनके पास वो फैसिलिटीज है ही नहीं। लेकिन ये जो फियर था ये नहीं हो पाया, क्योंकि गवर्नमेंट जो है लो इंटरेस्ट में स्मॉल फार्मर्स को लोन देने लग गई, सब्सिडी देने लग गई, ताकि वो जो है वो भी अपने जो है एक दर्जे पे आ पाए। ठीक है, अब डिबेट्स ओवर सब्सिडीज टू एग्रीकल्चर, यानी कुछ लोग फेवर में थे, कुछ लोग बोलते थे हाँ स्मॉल फार्मर्स को सब्सिडीज, यानी लो उस पे लो इंटरेस्ट पे लोन्स वगैरह दे देने चाहिए, और कुछ लोग अगेंस्ट थे। अब उन डिबेट्स को हम जानते हैं। इकोनॉमिस्ट इन फेवर ऑफ सब्सिडीज, यानी जो लोग इसके फेवर में थे वो क्या कहते थे? वो कहते थे कि एग्रीकल्चर एक रिस्की बिजनेस है, मान लो सूखा पड़ गया या ये हो गया, पेस्टिसाइड लग गए, तो फार्मर को बहुत ज्यादा हेवी लॉस महसूस क्या फेस करने को पड़ेगा। ठीक है, तो इनको डिस्काउंट देना बहुत जरूरी है, ताकि वो ऐसे रिस्की बिजनेस में भी अपना जो है दर्जा, अपना लेवल सेट कर पाए। और इनका कहना था कि मेजॉरिटी ऑफ जो फार्मर्स थे, यानी रिच तो देखो कितना ही कमा कमा के कर सकते हैं, है ना, बिना इनके HYV सीड्स के भी वो काफी रिच हो सकते हैं, रिच गेट्स रिचर इन नो टाइम। ठीक है, लेकिन जो पुअर है उनको प्रॉब्लम आएगी, तो मेजॉरिटी पुअर ही है फार्मर्स की, तो उनके लिए हमें सब्सिडीज के बिना ग्रीन रेवोल्यूशन को ला ही नहीं सकते हैं। और लोगों का ये मानना था कि अगर हम इन सब्सिडीज को हटा देंगे, तो जो इनकम गैप है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, रिच जो है वो और ज़्यादा पुअर हो जाएंगे, पुअर और ज़्यादा पुअर हो जाएंगे, और जो हमारा अल्टीमेट गोल था 5 ईयर प्लान्स का, यानी इक्विटी, वो बहुत सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो जाएगा। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक्स अगेंस्ट सब्सिडीज, यानी जो लोग अगेंस्ट थे सब्सिडी देने के, उनका क्या कहना था? उनका कहना था कि ये जो आपने सब्सिडीज देने का ट्रेंड शुरू किया है, चीज़ें शुरू किया है, ये कुछ टाइम के लिए ठीक है, लेकिन कुछ टाइम के बाद यू नीड टू रिमूव इट, क्योंकि पर्पस सर्व हो गया। अब इनको, अब जैसे कि अभी के टाइम पे भी जो OBCs हैं, SC ST है, इनके लिए क्या किया, रिजर्वेशन हम करते हैं, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स बनते हैं, है ना, उस टाइम पे दैट वाज नीडेड। लेकिन इस टाइम पे लोग अब फेक OBC कार्ड बनवाते हैं, ये करवाते हैं ना, वो इसलिए करवाते हैं ताकि फ़ायदा मिल पाए। और ऐसा नहीं है कि OBCs को फ़ायदा नहीं मिल रहा, उनको भी इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल गया। तो आप जब इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल दर्जे पे आ गए हैं, तो यू नीड टू रिमूव दिस। अभी आज के टाइम पे भी ये डिबेट चलती है, तो उस टाइम पे भी इकोनॉमिस्ट ने यही कहा। और उनका मानना था कि ये जो सब्सिडीज़ हैं, ये पुअर और स्मॉल फार्मर्स को फ़ायदा नहीं मिल रहा। बेसिकली तो ये फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ और प्रॉस्पेरस फार्मर्स, यानी रिच फार्मर्स को मिल रहा है, और फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़, क्योंकि उनके फर्टिलाइज़र्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं सिग्निफिकेंटली, तो उनको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है इन स्मॉल फार्मर्स के कंपैरिज़न में। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस है, यू कैन रीड इट। ठीक है? हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे ऑटोमेटिकली आते हैं। ये एक जनरल आपको फैक्ट्स बता रखे हैं, विच यू एक बार इसको रीडिंग यू हैव टू गिव। नेक्स्ट वी कम टू क्रिटिकल अप्रेजल्स ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, यानी क्या चीज़ें आई, क्रिटिक्स क्या है इसके अंदर। तो ये वही बातें, ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह, लैंड रिफॉर्म के बारे में आपको बताया जा रहा है। यहाँ पे दे आर टेलिंग अराउंड 65% जो कंट्री की पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर में लगी पड़ी थी। लेकिन आप नोटिस करेंगे एग्रीकल्चरल आउटपुट में अगर कम लोग भी होते तब भी इतना जो है ग्रोथ आता, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में इन्वेस्टेड थे। तो उन लोगों को हटा भी देते तब भी इतना ही ग्रोथ आता। तो जो एक्स्ट्रा लोग थे वो हम इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में नहीं उनको लगा पाए। इसीलिए अपने जो 5 ईयर प्लान्स है, पॉलिसीज़ हैं, वो
फेल भी हुई थी 1950 से 1990 में, क्योंकि जो एक्स्ट्रा लोग हैं, उनको अगर हम दूसरी जगह में लगा के और ज़्यादा दूसरी चीज़ों की भी एफिशिएंसी बढ़ा के, हम दोनों तरफ से प्रॉफ़िट विन-विन ले सकते हैं, तो वो और ज़्यादा अच्छी बात होगी ना, तो इसीलिए पॉलिसी फेल भी हो रही थी।